नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन छिपे हुए इंजनों के बारे में जो हमारी दुनिया को चलाते हैं पर अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंप्स की। चलिए आज इसी छिपी हुई दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो कभी सोचा है कि एक पूरी की पूरी नदी को कैसे मोड़ा जाता होगा, या एक रॉकेट में जो फ्यूल होता है वो कैसे भरते हैं? और सोचिए, किसी गगनचुंबी इमारत की सबसे ऊंची मंजिल तक पानी वो कैसे पहुंचता है। ये सुनने में तो बड़े बड़े काम लगते हैं ना, है ना? पर इन सब के पीछे एक ही हीरो है, और वो है पंप। सही मायनों में ये हमारी मॉडर्न दुनिया के गुमनाम हीरो हैं। हर रोज न जाने कितने पंप्स अरबों खरबों लीटर लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये इंडस्ट्री की जान है, शहरों की धड़कन और हमारी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो चलिए अपनी आज की यात्रा का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम पंप्स की पूरी दुनिया को समझेंगे, फिर इनके दो बड़े परिवारों काइनेटिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को जानेंगे। इसके बाद कुछ स्पेशल पंप्स पर भी नजर डालेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि किसी भी काम के लिए सही पंप कैसे चुना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। पंप्स की इस विशाल दुनिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे दो बड़े परिवारों में बांटकर देखना। और यहीं पर सारा खेल है। देखिए, एक तरफ है काइनेटिक पंप। ये क्या करते हैं? ये लिक्विड को स्पीड देते हैं, मतलब वेलोसिटी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी गेंद को जोर से घुमा के फेंका हो। और दूसरी तरफ है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। इनका फंडा बिल्कुल अलग है। ये फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये लिक्विड की एक तय मात्रा को, एक फिक्स्ड क्वांटिटी को पकड़ते हैं और फिर मजबूती से आगे धकेल देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सिरिंज से पानी निकलता है। तो आइए पहले बात करते हैं काइनेटिक पंप्स की, जिन्हें एनर्जी पंप्स भी कह सकते हैं। देखते हैं ये मोशन यानी गति का इस्तेमाल करके कैसे अपना काम करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये डायनामिक डिवाइसेस हैं। इनके दिल में होता है एक घूमने वाला इम्पेलर या प्रोपेलर। ये लिक्विड को तेजी से घुमाकर उसे मोशन की एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। तो इनका फायदा क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फायदा है कि इनका फ्लो एकदम स्मूथ और लगातार होता है, कोई झटके नहीं। ये बहुत बड़ी मात्रा में लिक्विड हैंडल कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस में भी काफी एफिशिएंट रहते हैं, और ज्यादातर मामलों में ये सबसे किफायती ऑप्शन भी होते हैं। अब इस काइनेटिक फैमिली का जो स्टार प्लेयर है वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये आपको हर जगह मिल जाएगा, पानी की सप्लाई से लेकर बड़े बड़े केमिकल प्लांट्स तक। इसका असली जादू वेलोसिटी को प्रेशर में बदलने में है, और ये कमाल होता है एक खास चेंबर में जिसे वॉल्यूट कहते हैं। इसका काम करने का तरीका बहुत ही सरल है। लिक्विड इम्पेलर के सेंटर से अंदर आता है। इम्पेलर तेजी से घूमकर लिक्विड को बाहर की तरफ फेंकता है, जिससे उसकी स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। फिर यह हाई स्पीड लिक्विड वॉल्यूट चैम्बर में जाता है, जहां उसकी रफ्तार कम होती है और उसकी वेलोसिटी एनर्जी प्रेशर एनर्जी में बदल जाती है। सिंपल लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव। तो ये तो थे काइनेटिक पंप। अब चलते हैं दूसरे परिवार की तरफ, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स यानी फोर्स पंप्स। इनके काम करने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। ये फंसाते हैं और फिर धकेलते हैं। यहाँ लिक्विड को स्पीड नहीं दी जाती, यहाँ लिक्विड को उसकी जगह से हटाया जाता है, मतलब डिस्प्लेस किया जाता है। ये एक फिक्स्ड वॉल्यूम को ट्रैप करके उसे जबरदस्ती आगे धकेलते हैं, और इनकी खास बात यह है कि चाहे आगे कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, ये अपना काम करते रहते हैं। इस फैमिली के भी दो मेन टाइप्स हैं। एक है रोटरी, जिसमें घूमने वाले पार्ट्स होते हैं जैसे कि गियर्स या स्क्रू, और दूसरा है रेसिप्रोकेटिंग, जिसमें पार्ट्स आगे पीछे मूव करते हैं जैसा कि एक पिस्टन में होता है। रोटरी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है गियर पंप। जरा सोचिए, दो आपस में फंसी हुई गियर्स घूम रहे हैं। लिक्विड इनके दांतों के बीच फंस जाता है, केसिंग के साथ घूमकर दूसरी तरफ पहुंचता है, और जहां ये गियर्स आपस में मिलते हैं वहां से फोर्स के साथ बाहर निकल जाता है। ये मैकेनिज्म एक कंटिन्यूअस सील बनाता है, जिससे फ्लो एकदम स्टेडी रहता है। और रेसिप्रोकेटिंग का सबसे जाना पहचाना एग्जाम्पल है पिस्टन पंप। ये बिल्कुल एक मेडिकल सिरिंज की तरह काम करता है। पिस्टन जब पीछे जाता है तो सक्शन से लिक्विड को अंदर खींचता है, फिर पिस्टन आगे बढ़ता है और लिक्विड को डिस्चार्ज वॉल से बाहर धकेल देता है। ये बहुत ही हाई प्रेशर बना सकते हैं, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है। लेकिन तब क्या होगा जब लिक्विड नॉर्मल ना हो? मान लीजिए वो बहुत गाढ़ा है, जैसे कीचड़, या बहुत नाजुक है, जैसे कोई फूड प्रोडक्ट।
या फिर उसमें सॉलिड चीजें मिली हों। ऐसी यूनिक चैलेंजेस के लिए हमें चाहिए यूनिक डिजाइन्स। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है विस्कस ड्रैग पंप। ये बाउंड्री लेयर फिनोमिनन के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब ये है कि लिक्विड की मॉलिक्यूल्स डिस्क रोटर की खुरदरी सतह से चिपक जाते हैं। तो ये पंप लिक्विड को धकेलता नहीं, बल्कि अपनी सतह से चिपकाकर बहुत ही प्यार से अपने साथ ले जाता है। कोई इम्पेलर नहीं, कोई पिस्टन नहीं, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का जादू। तो इस तरह विस्कस ड्रैग पंप नाजुक लिक्विड्स के लिए परफेक्ट है। वहीं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में गाढ़े कीचड़ को मूव करना हो तो स्क्रू सेंट्रीफ्यूगल पंप काम आता है। और अगर लिक्विड में बहुत सारे सॉलिड्स या गैस के बुलबुले हों तो वॉटेक्स पंप एक भंवर बनाकर लिक्विड को मूव करता है, बिना इम्पेलर के सीधे कांटेक्ट में आए। तो अब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। सवाल यह है कि किसी भी काम के लिए सही चैंपियन कैसे चुनें। चलिए सिलेक्शन के प्रोसेस को समझते हैं। ये चार्ट हमें एक बहुत ही साफ तस्वीर देता है। अगर हमें बहुत ज़्यादा लिक्विड बहुत तेज़ी से मूव करना है, मतलब हाई कैपेसिटी चाहिए, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स बेस्ट हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर की ज़रूरत है तो रेसिप्रोकेटिंग पंप्स का कोई मुकाबला नहीं। और रोटरी पंप्स इन दोनों के बीच में मीडियम प्रेशर और कैपेसिटी के लिए एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। तो सवाल उठता है कि सिलेक्शन का रूल ऑफ थंब क्या है। देखिए, सबसे पहले हमेशा ये देखना चाहिए कि क्या एक सेंट्रीफ्यूगल पंप से काम चल सकता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे किफ़ायती होते हैं, सबसे इकोनॉमिकल। अच्छा, अगर वो फिट नहीं बैठता तो फिर रोटरी पंप की तरफ देखिए, और सबसे आखिर में आते हैं रेसिप्रोकेटिंग। लेकिन एक मिनट, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमें ये भी देखना होगा कि लिक्विड कितना गाढ़ा है, मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या है, उसमें कोई सॉलिड चीज़ें तो नहीं है, या फिर एयर हैंडलिंग की ज़रूरत है या नहीं। ये सारे फैक्टर्स भी उतने ही ज़रूरी हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पंप हमारी इंडस्ट्री का छिपा हुआ दिल है। ये वो साइलेंट वर्कहॉर्सेस हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को चलाते रहते हैं। और ये सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास और कौन से ऐसे अनदेखे इंजन हैं जो रोज हमारी जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। आज हम एक ऐसी मशीन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर जगह है, पर शायद ही कभी हमारी नज़र उस पर जाती है। ये हमारे मॉडर्न जीवन की एक तरह से नींव है, और आज हम इसके सारे राज खुलेंगे। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज हो सकती है जो इतनी जरूरी है, ये हमारे चारों तरफ काम कर रही है, बिल्कुल चुपचाप, लगातार। और जवाब है सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसकी सादगी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती ही इसे दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पंप बनाती है। तो हम इस कमाल की मशीन को कैसे समझेंगे? देखिए, हम इसके पीछे के साइंस से शुरू करेंगे, फिर इसके हिस्सों को देखेंगे, ये कैसे परफॉर्म करता है वो जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये असल दुनिया में कहाँ-कहाँ काम आता है। तो ये सब काम करता कैसे है? चलिए इसकी शुरुआत उस बेसिक फिजिक्स से करते हैं जो इस पूरी टेक्नोलॉजी को चलाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप एक बाल्टी में पानी भरकर उसे तेजी से गोल गोल घुमाते हैं। पानी बाहर की तरफ जाता है, नीचे नहीं गिरता। सेंट्रीफ्यूगल पंप इसी बल का, इसी फोर्स का बड़ी चालाकी से इस्तेमाल करता है लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल 3 स्टेप की प्रोसेस है। मोटर के घूमने वाली एनर्जी पहले लिक्विड की स्पीड बनती है, और फिर उसी स्पीड को बड़ी क्लेवरली प्रेशर में बदल दिया जाता है। स्पीड से प्रेशर तक का ये जो सफ़र है ना, वही इसका असली जादू है। ये एक बहुत पावरफुल रिलेशनशिप है। इसका मतलब है कि स्पीड में जरा सा बदलाव पंप के आउटपुट में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। बस यही वो सिद्धांत है जो इंजीनियर्स को हर जरूरत के लिए एकदम सही पंप डिजाइन करने की ताकत देता है। अब जब हम इसका सिद्धांत समझ गए हैं, तो चलिए इस मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से हिस्से मिलकर इस काम को पूरा करते हैं। इसे ऐसे सोच सकते हैं, एक घूमने वाला हिस्सा है यानी इम्पेलर, जो इसकी मांसपेशी है जो सारी ताकत देता है, और एक स्टेशनरी हिस्सा यानी केसिंग जो दिमाग की तरह काम करता है, जो उस ताकतवर फ्लो को सही दिशा में भेजता है। अब मज़ेदार बात यह है कि इम्पेलर का डिज़ाइन पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि काम क्या है। अगर कीचड़ या रेत जैसी ठोस चीज़ों को संभालना है तो एक खुला और मजबूत इम्पेलर सबसे अच्छा है, लेकिन साफ पानी और ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए एक एनक्लोज्ड इम्पेलर ही बेस्ट ऑप्शन होता है। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई पंप किसी खास काम के लिए सही है या नहीं? हर पंप का ना अपना एक यूनिक परफॉर्मेंस प्रोफाइल होता है, बिल्कुल एक फिंगरप्रिंट की तरह।
इसे ना एक बगीचे के पाइप की तरह समझिए। जब आप नल को थोड़ा सा खोलते हैं, यानी कम फ्लो, तो पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और जब आप उसे पूरा खोल देते हैं, यानी हाई फ्लो, तो प्रेशर कम हो जाता है। बस यही है हेड कैपेसिटी का रिश्ता। लेकिन पूरी कहानी समझने के लिए हम हेड, कैपेसिटी और एफिशिएंसी इन सब को एक साथ देखते हैं। ये सब मिलकर हमें पंप का एक पूरा फिंगरप्रिंट देते हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलग-अलग हालात में ये कैसा बिहेव करेगा। और यहीं पर थ्योरी असलियत से मिलती है। देखिए, एक पंप अकेले काम नहीं करता। उसे उस सिस्टम के साथ मैच करना पड़ता है जिसमें वो काम करेगा। सोचिए, हर पाइपिंग सिस्टम की अपनी कुछ चुनौतियां होती हैं। लिक्विड को कितना ऊपर उठाना है, पाइप्स में कितनी रुकावट या फ्रिक्शन होगी, ये सारी ज़रूरतें मिलकर सिस्टम कर्व बनाती हैं, जो हमें ये बताता है कि इस सिस्टम को पंप से क्या चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, एक पंप सिर्फ एक तय दबाव पैदा नहीं करता। उसकी असली परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस सिस्टम से जोड़ा गया है। जहां पंप की काबिलियत और सिस्टम की ज़रूरत मिलती है, वही उसका असली ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। और बस यही मैचिंग का सिद्धांत सेंट्रीफ्यूगल पंप को इतना वर्सेटाइल बना देता है। चाहे वो हमारे घरों तक पानी पहुंचा रहा हो, पावर प्लांट्स को ठंडा कर रहा हो, या फिर फूड प्रोडक्शन में मदद कर रहा हो, ये लगभग हर इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। तो इस सब से हमें क्या सीखना चाहिए? अगर कोई एक बात है जो याद रखनी है तो वो ये है, यही तो सार है इसका। सही पंप चुनना मतलब सही मैच ढूंढना। बात सिर्फ सबसे ताकतवर पंप खरीदने की नहीं है, बल्कि उस पंप को खोजने की है जिसकी परफॉर्मेंस सिस्टम की ज़रूरतों से एकदम मेल खाती हो। ये बात सिर्फ पंप की नहीं है, ये तो महान इंजीनियरिंग का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अगली बार जब भी कोई नल खोलें तो उस अदृश्य सिस्टम के बारे में सोचिएगा, जिसे उस पानी को आप तक पहुंचाने के लिए एकदम परफेक्ट तरीके से डिजाइन किया गया था। हमारी दुनिया ऐसे ही अनगिनत परफेक्ट मैच पर बनी है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी मशीन के बारे में जानेंगे जो शक्तिशाली तो बहुत है, लेकिन अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोटरी पंप की। अच्छा, एक सवाल है, हाइड्रोलिक फ्लूइड, चॉकलेट और सीवेज की जो गाद होती है, इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन हो सकती है? सुनने में तो लगता है कि भाई कुछ भी नहीं, लेकिन एक चीज़ है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है, और वो है रोटरी पंप। जी हाँ, ये एक ऐसी ज़बरदस्त मशीन है जो इन सब बिल्कुल अलग अलग तरह के लिक्विड्स को, आप सोचिए, चॉकलेट से लेकर सीवेज तक बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, वो बहुत सीधा सा है। लिक्विड को फंसाओ और फिर उसे आगे धकेल दो, बस। तो आज के इस सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का सिद्धांत, फिर पंप के अंदर झांकेंगे, उसकी बनावट को देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसके परफॉर्मेंस के पीछे की फिजिक्स क्या है, और आखिर में हम देखेंगे कि असल दुनिया में ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इन पंप्स में ऐसा क्या खास है, और इसका जवाब छिपा है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के सिद्धांत में। अब इसे समझने का एक आसान तरीका है। देखिए, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। वो क्या करता है? वो लिक्विड को बाहर की तरफ फेंकता है, कुछ वैसे ही जैसे एक घूमती हुई बाल्टी से पानी छिटकता है। लेकिन रोटरी पंप ये ज़्यादा नपातुला काम करता है। ये लिक्विड की एक फिक्स्ड मात्रा को पकड़ता है, उसे एक बंद जगह में ट्रैप करता है और फिर मजबूती से उसे डिस्चार्ज पोर्ट से बाहर धकेल देता है। मतलब कोई छीना झपटी नहीं, बस पकड़ा और धकेला। तो अब जब हम इसका बेसिक प्रिंसिपल समझ गए हैं, तो क्यों ना इस मशीन को अंदर से देखा जाए। चलिए इस पंप को एक तरह से खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए, किसी भी रोटरी पंप के ये कुछ मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे बाहर बॉडी या केसिंग, फिर उसे बंद करने के लिए एंड प्लेट्स या कवर्स, और फिर आता है इसका दिल यानी रोटेटिंग असेंबली, जिसमें रोटर्स और शाफ्ट होते हैं। यही असल में लिक्विड को घुमाते हैं। इनके अलावा लीकेज रोकने के लिए सील्स, स्मूथ मूवमेंट के लिए बेयरिंग्स और सेफ्टी के लिए एक रिलीफ वॉल्व भी होता है। अब मजेदार बात यह है कि ये सारे पार्ट्स एक टीम की तरह कैसे काम करते हैं। देखिए, बॉडी और एंड प्लेट्स मिलकर एक चेंबर बनाते हैं, एक घर जैसा। इसी घर के अंदर रोटेटिंग असेंबली, जिसमें गियर्स, लोब्स या स्क्रू हो सकते हैं, वो घूमती है। सील्स का काम है ये पक्का करना कि कोई भी लिक्विड बाहर लीक ना हो।
और रिलीफ वॉल्व, ये तो एक तरह का सेफ्टी गार्ड है। मान लीजिए अगर डिस्चार्ज लाइन ब्लॉक हो गई और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो यही वॉल्व पंप को फटने से बचाता है। बहुत जरूरी चीज है ये। तो सवाल ये है कि ये सारे पार्ट्स मिलकर करते क्या है? ये मिलकर एक बहुत ही सटीक 3 स्टेप वाली प्रोसेस को अंजाम देते हैं, जिससे लिक्विड पंप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। स्टेप 1, जैसे ही रोटर्स घूमते हैं वो इनलेट यानी जहां से लिक्विड अंदर आता है वहां एक खाली जगह बनाते हैं और लिक्विड उसमें भर जाता है। स्टेप 2, अब रोटर थोड़ा और घूमकर उस जगह को इनलेट और आउटलेट दोनों से बंद कर देते हैं। अब लिक्विड पूरी तरह से फंस चुका है, कहीं नहीं जा सकता। और फिर आता है स्टेप 3, रोटर्स लिक्विड को आउटलेट यानी बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ धकेलते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं, और ये साइकिल चलती है। और यहाँ पर एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है, किसी भी पॉइंट पर लिक्विड एक साथ इनलेट और आउटलेट दोनों के लिए खुला नहीं होता। वो हमेशा फंसाया जाता है, उसे आगे बढ़ाया जाता है और फिर बाहर निकाला जाता है। यही वो चीज़ है जो इसे एक मजबूत और लगातार फ्लो देती है, और सही मायनों में यही है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं इसके सबसे दिलचस्प पहलू की, पंप की परफॉर्मेंस और उसके पीछे की फिजिक्स। अब देखिए, कागज पर तो ऐसा लगता है कि पंप हर चक्कर में एक फिक्स्ड अमाउंट लिक्विड आगे भेजेगा, लेकिन असल दुनिया थोड़ी अलग है। यहाँ एक चीज होती है जिसे कहते हैं स्लिप। स्लिप को आप एक तरह का इंटरनल लीकेज समझ सकते हैं। मतलब थोड़ा सा लिक्विड हाई प्रेशर वाली साइड से फिसलकर वापस लो प्रेशर वाली साइड में चला जाता है। और ये स्लिप होती कहाँ है? इसकी 3 मेन जगहें हैं। पहली, घूमने वाले पार्ट्स और एंड प्लेट्स के बीच जो बहुत बारीक सी जगह होती है। दूसरी, घूमने वाले पार्ट्स के टिप्स और पंप की अंदरूनी दीवार के बीच। और तीसरी, जहां 2 घूमने वाले पार्ट्स जैसे कि गियर्स आपस में मिलते हैं, उनके बीच से। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पंप की जो असली कैपेसिटी होती है वो उसकी थ्योरेटिकल कैपेसिटी में से स्लिप को घटाने के बाद निकलती है। मतलब पंप कितना एफिशिएंट है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो स्लिप को कितना कम कर पाता है। और यहीं पर विस्कोसिटी यानी लिक्विड का गाढ़ापन एक बड़ा रोल प्ले करता है। जरा सोचिए, पानी जैसा पतला लिक्विड वो इन छोटी छोटी जगहों से बड़ी आसानी से लीक हो जाएगा, है ना? तो पतले लिक्विड्स में स्लिप ज्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ शहद जैसा गाढ़ा लिक्विड वो आसानी से लीक नहीं होता, तो उसमें स्लिप कम होती है। लेकिन एक और बात है, गाढ़े लिक्विड को पंप के चेंबर में भरने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए गाढ़े लिक्विड्स के लिए पंप को थोड़ा धीमा चलाना पड़ता है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये बहुत कुछ बताते हैं। जब हम स्पीड को 200 आरपीएम से बढ़ाकर 400 आरपीएम करते हैं, यानी स्पीड डबल करते हैं, तो कैपेसिटी भी 38 जीपीएम से बढ़कर 75 जीपीएम हो जाती है। मतलब लगभग डबल। यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन अब देखिए कि 400 से 600 आरपीएम पर जाने पर क्या होता है? क्या कैपेसिटी फिर से डबल हुई? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि पंप अब इतनी तेजी से घूम रहा है कि उस गाढ़े लिक्विड को चैम्बर में पूरी तरह से भरने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो यहाँ से एक बहुत जरूरी बात पता चलती है। एक पॉइंट के बाद सिर्फ स्पीड बढ़ाने से काम नहीं बनता, आपको लिक्विड के नेचर का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये पंप काम कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में ये पावरफुल मशीनें इस्तेमाल कहाँ होती हैं। और इनकी रेंज देखकर आप हैरान हो जाएंगे। फूड इंडस्ट्री में चॉकलेट और पीनट बटर जैसी गाढ़ी चीज़ों को मूव करने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग में हाइड्रोलिक सिस्टम को पावर देने तक, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में गाढ़े कीचड़ को पंप करने से लेकर केमिकल इंडस्ट्री में बिल्कुल सटीक मात्रा में केमिकल्स को ट्रांसफर करने तक, यहाँ तक कि पेपर मिल में और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी ये पंप हर जगह चुपचाप लेकिन बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं। तो आखिर में ये सोचना कितना कमाल का है कि एक इतना सीधा सा सिद्धांत, बस फंसाओ और धकेलो, इतने सारे ज़रूरी इंडस्ट्रीज की रीढ़ की हड्डी बन सकता है। एक मशीन के छोटे से गियर से लेकर वेस्ट मैनेजमेंट के बड़े बड़े स्क्रू तक, ये रोटरी पंप वाकई एक शांत लेकिन ज़बरदस्त ताकत है। ये इस बात का सबूत है कि कभी-कभी सबसे सरल आइडिया ही सबसे असरदार होता है। नमस्कार, तो चलिए आज बात करते हैं प्रत्यागामी पंपों की। ये वो दमदार मशीनें हैं जो सबसे मुश्किल हालात में भी तरल पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर किसी तरल को बहुत ज्यादा दबाव के खिलाफ धकेलना हो तो ये कैसे किया जाएगा?
ये एक ऐसी इंजीनियरिंग चुनौती है जिसे हर रोज हल किया जाता है, और प्रत्यागामी पंप इसका एक बहुत ही शानदार जवाब है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इसके पीछे का मूल विचार समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसके अंदर कौन कौन से पुर्जे होते हैं, इसकी ताकत को कैसे नापा जाता है, और आखिर में जानेंगे कि असल दुनिया में ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये प्रत्यागामी पंप होता क्या है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही सरल है। एक पिचकारी की कल्पना कीजिए। जैसे पिचकारी में पिस्टन को आगे धकेलने पर पानी बाहर निकलता है, ठीक उसी तरह ये पंप काम करता है। हर स्ट्रोक में एक तय मात्रा में तरल को जबरदस्ती आगे धकेला जाता है। तो पंप का वो हिस्सा जो सीधे तरल से डील करता है उसे कहते हैं लिक्विड एंड। इसमें ये 5 मुख्य खिलाड़ी होते हैं: प्लंजर, सिलेंडर, 2 तरह के वाल्व और सील। अब देखते हैं कि ये सारे पुर्जे मिलकर अपना जादू चलाते कैसे हैं। ठीक है, पुर्जे तो समझ लिए, अब असल चीज पर आते हैं। ये काम कैसे करता है? ये पूरा का पूरा खेल एक बहुत ही सटीक और लगातार दोहराए जाने वाले साइकिल पर टिका है। इसका पूरा काम बस 2 सीधे सादे स्टेप्स में होता है। एक है सक्शन स्ट्रोक, जिसमें तरल को अंदर खींचा जाता है, और दूसरा है डिस्चार्ज स्ट्रोक, जिसमें उसे बाहर फेंका जाता है। बस यही 2 स्टेप्स बार बार होते रहते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होता है? सोचिए, प्लंजर पीछे की तरफ हटता है। ऐसा होने से सिलेंडर के अंदर एक खाली जगह बनती है, जिससे वहां का दबाव कम हो जाता है, मतलब एक तरह का वैक्यूम बन जाता है। और यही वैक्यूम सक्शन वाल्व को खोल देता है और तरल अपने आप अंदर खिंचा चला आता है। और फिर आता है दूसरा स्टेप। प्लंजर अपनी दिशा बदलता है और जोर से आगे बढ़ता है। इससे सिलेंडर के अंदर भरे तरल पर बहुत ज्यादा दबाव बनता है, और ये बढ़ा हुआ दबाव डिस्चार्ज वाल्व को खोल देता है और तरल पूरी ताकत के साथ बाहर निकल जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात आती है। अभी हमने जो समझा वो एक सिंगल एक्टिंग पंप था, मतलब हर साइकिल में एक बार तरल बाहर फेंकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा एडवांस डबल एक्टिंग पंप होते हैं, जो प्लंजर के आगे जाते समय भी और पीछे आते समय भी तरल को बाहर धकेलते हैं। मतलब 2 गुना काम, लगभग उतनी ही मेहनत में। चलिए अब जरा इस मशीन को और करीब से देखते हैं, इसके अंदर झांकते हैं। इसे मोटे तौर पर 2 मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्सा जो तरल को संभालता है और दूसरा जो उसे चलाने की ताकत देता है। तो ये है लिक्विड एंड। नाम से ही पता चल रहा है ना, ये पंप का वो हिस्सा है जहां सारा एक्शन होता है, जहां तरल को खींचा और धकेला जाता है। इसमें सिलेंडर एक मजबूत कंटेनर की तरह काम करता है और प्लंजर उस पर ताकत लगाता है। अब देखिए, पंप के अंदर जो वाल्व लगे होते हैं ना, वो बहुत अहम होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर काम के लिए एक ही तरह का वाल्व चल जाएगा। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, अगर साफ तरल पंप करना है तो प्लेट वाल्व काफी है। लेकिन अगर कीचड़ या मिट्टी जैसी चीजों को पंप करना है तो एक अलग तरह का स्लरी वाल्व चाहिए, जो फंसे नहीं, भले ही वो उतना ज्यादा दबाव न झेल पाए। और ये रहा इसका पावर हाउस, यानी कि पावर एंड। इसे पंप का इंजन रूम भी कह सकते हैं। यहीं पर क्रैंकशाफ्ट मोटर की गोल घूमने वाली गति को आगे पीछे होने वाली गति में बदलता है, और इसी गति से प्लंजर चलता है। तो ये तो हो गई बनावट की बात, पर सवाल ये है कि ये पंप असल में कितना शक्तिशाली है, ये कितना तरल धकेल सकता है। इसकी परफॉर्मेंस को नापने के कुछ खास तरीके हैं। चलिए उन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो है इसकी कैपेसिटी, यानी क्षमता। सीधे शब्दों में कहें तो ये पंप 1 मिनट में कितना तरल आगे भेज सकता है। जितनी ज्यादा कैपेसिटी उतना तेज काम। अब जाहिर है, इतने तरल को धकेलने के लिए ताकत तो लगेगी ही। यहीं पर आता है ब्रेक हॉर्स पावर या BHP। ये हमें बताता है कि पंप को अपनी पूरी क्षमता से काम करने के लिए असल में कितनी पावर चाहिए। ये एक तरह से पंप की भूख है कि उसे चलाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात, इनकी एफिशिएंसी 90 से 95%। ये बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि मोटर से जितनी भी पावर मिलती है उसका लगभग सारा का सारा हिस्सा सीधे काम में लग जाता है। एनर्जी की बर्बादी बहुत ही कम होती है। अच्छा, एक और चीज है जो बहुत मायने रखती है। पंप में प्लंजर कितने हैं? एक प्लंजर वाले को सिंप्लेक्स कहते हैं, 3 वाले को ट्रिप्लेक्स,
जितने ज्यादा प्लंजर होते हैं, तरल का बहाव उतना ही स्मूथ और लगातार होता है, उसमें झटके कम लगते हैं। तो ठीक है, हमने थ्योरी तो पूरी समझ ली, पर ये दमदार मशीनें असल जिंदगी में इस्तेमाल कहाँ होती हैं? चलिए देखते हैं। अगर इन सभी इस्तेमाल पर नजर डालें तो एक चीज साफ दिखती है, हाई प्रेशर। जहां भी बहुत ज्यादा दबाव की जरूरत होती है, ये पंप सामने आते हैं। चाहे वो हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में कच्चे तेल को धकेलना हो या फिर पानी की तेज धार से स्टील जैसी सख्त चीज को काटना हो। तो अब जब हमने ये सब जान लिया है, तो अगली बार किसी भी चीज को आगे पीछे होते देखिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि ये जो आगे पीछे होने का सीधा साधा सिद्धांत है ना, यही इन बड़ी बड़ी और शक्तिशाली मशीनों की जान है। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेहतरीन नमूना है जो हमारी दुनिया को लगातार चला रहा है। नमस्ते। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रियल पंप्स को लंबे समय तक बिना किसी दिक्कत के कैसे चलाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे पंप की सेहत की सबसे बुनियादी ज़रूरत से, फिर समझेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, और आखिर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे पकड़ना और ठीक कैसे करना है। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ अलाइनमेंट। यकीन मानिए, पंप को लंबे समय तक चलाने के लिए ये पहला और सबसे ज़रूरी कदम है जिसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। तो सवाल उठता है कि ये मिस अलाइनमेंट आखिर है क्या भला? देखिए, ये दो तरह का होता है और ज्यादातर मामलों में ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है। पहला है एंगुलर, मतलब जब शाफ्ट के एक्सिस पैरेलल ना हो, और दूसरा है पैरेलल, जब एक्सिस तो पैरेलल हैं लेकिन एक सीध में नहीं है। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अक्सर लोगों को होती है। उन्हें लगता है कि एक फ्लेक्सिबल कपलिंग लगा दी तो छोटे मोटे मिसअलाइनमेंट की टेंशन खत्म, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कपलिंग का काम बस कनेक्शन बनाना है, वो खराब अलाइनमेंट का कोई इलाज नहीं है। और अगर अलाइनमेंट को नज़रअंदाज कर दिया तो फिर क्या होगा? नतीजा बिल्कुल साफ है। बेरिंग्स पर जबरदस्त लोड, हर चीज में जरूरत से ज्यादा घिसाव, और आखिर में पंप, कपलिंग, मोटर सबका समय से पहले फेल हो जाना। और हाँ, जेब पर भारी खर्चा वो अलग। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि अलाइनमेंट कितना जरूरी है। अब सवाल ये है कि इसे ठीक किया कैसे जाए। चलिए इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स पर एक नज़र डालते हैं। एंगुलर मिस अलाइनमेंट चेक करने के लिए फीलर गेज एक बहुत ही अच्छा टूल है। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, जब आप इसे चेक कर रहे हो तो दोनों शाफ्ट को एक साथ घुमाना है। ऐसा करने से कपलिंग के चेहरों की वजह से कोई गलत रीडिंग आने का चांस खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं पैरेलल मिसअलाइनमेंट की। इसके लिए सबसे सटीक तरीका है डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल। इसमें एक डायल इंडिकेटर को एक शाफ्ट पर लगाकर दूसरे पर उसका प्लंजर रखते हैं, फिर दोनों शाफ्ट को एक साथ पूरा घुमाकर रीडिंग लेते हैं। इस प्रोसेस से ये पक्का हो जाता है कि दोनों शाफ्ट एकदम पैरेलल हैं। तो सीधी सी बात है, जब भी मुमकिन हो हमेशा डायल इंडिकेटर ही इस्तेमाल करें। ये आपको सबसे सटीक रीडिंग देगा। स्ट्रेट एज वाला तरीका एक विकल्प की तरह है जब आपके पास और कोई ऑप्शन न हो। याद रखिए, मशीन की लंबी उम्र के लिए सटीकता सबसे जरूरी है। और हाँ, अलाइनमेंट का मतलब सिर्फ डायरेक्ट कपल शाफ्ट्स ही नहीं है। अगर सिस्टम में बेल्ट ड्राइव है तो वहां भी ये उतना ही जरूरी है। ये पक्का करना कि शीव्स एकदम सही लाइन में हो, बेल्ट को घिसने से बचाता है और पावर लॉस भी कम करता है। ठीक है, तो फिजिकल सेटअप और अलाइनमेंट की बात तो हो गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हमें उन ताकतों को समझना होगा जो पंप के चलने के दौरान काम करती हैं। यहाँ दो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहला है वाटर हैमर। इसके नाम से ही अंदाजा लग रहा है कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जरा सोचिए, पाइप में तेजी से बहता हुआ पानी और अचानक कोई वॉल्व बंद हो जाए। पानी की सारी काइनेटिक एनर्जी एक झटके में प्रेशर वेव में बदल जाती है। ये एक जबरदस्त शॉकवेव होती है, और ये जो शॉकवेव है ये इतनी ताकतवर हो सकती है कि पंप, पाइपिंग, फिटिंग्स सब कुछ फाड़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसका सीधा सा समाधान है वॉल्व को धीरे धीरे बंद करना, या फिर सिस्टम में रिलीफ वॉल्व और सर्ज चेंबर्स लगाना। अब आते हैं दूसरे जरूरी सिद्धांत पर। हर सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक मिनिमम फ्लो रेट होता है, मतलब एक ऐसा रेड जोन जहां उसे नहीं चलाना चाहिए। अगर पंप इस जोन में चलता है तो उसे अंदर से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है।
और ये क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि जब आप पंप को मिनिमम फ्लो से भी कम पर चलाते हैं, मतलब लगभग बंद वाल्व के खिलाफ, तो अंदर क्या होता है? लिक्विड में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, वाइब्रेशन बढ़ जाता है, बेरिंग्स पर लोड आता है और कैविटेशन की वजह से इम्पेलर को भी नुकसान पहुंचता है। सीधे शब्दों में कहें तो पंप खुद को ही अंदर से खाने लगता है। तो चलिए अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जब कोई पंप ठीक से काम नहीं कर रहा। ऐसे में प्रॉब्लम को कैसे ढूंढा जाए? इसके लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाना सबसे अच्छा रहता है। मान लीजिए पंप चल तो रहा है पर पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, तो सबसे पहले क्या चेक करें? शुरुआत हमेशा बेसिक चीजों से करनी चाहिए। क्या पंप प्राइम्ड है? क्या स्पीड बहुत कम है? या कहीं घूमने की दिशा ही उल्टी तो नहीं है? सक्शन लाइन में एयर लीक भी एक बड़ी वजह हो सकती है। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन। मान लीजिए पानी तो आ रहा है पर प्रेशर या फ्लो काफी कम है। यहाँ वजहें थोड़ी ज्यादा पेचीदा हो सकती हैं। हो सकता है सक्शन लाइन में कहीं से हवा लीक हो रही हो, या स्पीड कम हो, या फिर पंप के अंदर के वेयरिंग रिंग्स घिस गए हों। इम्पेलर का आंशिक रूप से ब्लॉक होना भी एक आम कारण है। और हाँ, NPSHA यानी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल की कमी भी परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती है। और अगर पंप में से आवाज आ रही है या वो वाइब्रेट कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। इसे कभी भी नज़रअंदाज न करें। सबसे पहला शक तो कपलिंग मिसअलाइनमेंट पर ही जाता है, लेकिन इसकी वजह कमज़ोर फाउंडेशन, खराब होते बेरिंग्स या फिर शाफ्ट का मुड़ा होना भी हो सकता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसके सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि पंप की विश्वसनीयता हमेशा बनी रहे। तो कुल मिलाके पंप मेंटेनेंस के ये 3 मजबूत स्तंभ है। पहला, अलाइनमेंट पर खास ध्यान देना। यहाँ की गई थोड़ी सी मेहनत भविष्य की अनगिनत परेशानियों से बचाती है। दूसरा, फिजिक्स का सम्मान करना, मतलब वाटर हैमर और मिनिमम फ्लो जैसी चीज़ों को समझकर ही सिस्टम डिज़ाइन करना। और तीसरा, जब कोई प्रॉब्लम आए तो मेथोडिकल तरीके से उसे सुलझाना, यानी लक्षणों को सुराग की तरह इस्तेमाल करके असली वजह तक पहुंचना। तो आखिर में एक सवाल, आज हमने जो भी बातें की उनमें से कौन सी ऐसी जांच है जिसे अगले मेंटेनेंस रूटीन में शामिल किया जा सकता है, ताकि रिलायबिलिटी को और बेहतर बनाया जा सके?